वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूँ शिखा गुप्ता। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चंबल नदी के बारे में और चंबल की सहायक नदियों के बारे में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली ये एक महत्वपूर्ण नदी है और राजस्थान में बात करें तो सबसे ज्यादा सतही जल इस नदी के अंतर्गत है। तो इस नदी की चर्चा कर लेते हैं हम। नदियों से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, कौन सी सबसे लंबी है, कौन सी सबसे छोटी है, किसका सतही जल ज्यादा है, इन सब चीजों की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज हम चंबल सिस्टम को समझेंगे और इस लेक्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। अगर आपने ओल्ड पेपर सॉल्व किए होंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम के तो आपको पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो शुरू कर लेते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम देख लेते हैं जरा सा नक्शे में कि कहां पर है हमारी चंबल नदी। ये है, हाँ, इस तरीके से ये चंबल नदी है जो कि निकल के आती है मध्य प्रदेश से। वही मैंने आपको जो भी पहले बताया था कि मध्य प्रदेश से जो भी नदी राजस्थान में आए तो वो सब लगभग विंध्याचल की पहाड़ियों से आ रही हैं। तो मध्य प्रदेश से आती है नदी चंबल, मध्य प्रदेश में महू से निकलती है जनापाव की पहाड़ियों से और यहाँ भैंसरौनगढ़ में राजस्थान में एंटर करती है, जहां से लगभग 5 किलोमीटर आगे चलने के बाद बामनी नदी इस पे मिल जाती है और चूलिया जलप्रपात बनता है। ये है बामनी नदी और चूलिया जलप्रपात जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो बनता है भैंसरौनगढ़ में। यहाँ से आगे निकलती है, ये जाती है कोटा, आगे चल के जाती है बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। यहाँ पर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के बीच में यहाँ से लेकर लगभग 241 किलोमीटर तक ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा भी बनाती है और आगे उत्तर प्रदेश में जाकर ये यमुना में मिल जाती है इटावा के पास। तो इस तरीके से ये पूरी चंबल नदी है जो कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और इसकी ढेरों सहायक नदियां हैं। एक जरा हल्की सी सरसरी नजर डाल लेते हैं। ये है पार्वती नदी, ये भी मध्य प्रदेश से राजस्थान में आती है, बारां से प्रवेश करती है और सवाई माधोपुर में जाके चंबल से मिल जाती है। अगली नदी है काली सिंध, ये भी मध्य प्रदेश से आती है, झालावाड़ में राजस्थान में प्रवेश करती है और कोटा में जाकर चंबल से मिल जाती है। इसकी दो सहायक नदियां हैं, एक है परवन जो इसकी दाहिने हाथ की सहायक नदी है और एक है आहू जो इसकी बाइने हाथ की सहायक नदी है। जहां पे काली सिंध और परवन आहू मिलती हैं वहां पर स्थित है गागरोन का किला झालावाड़ के अंतर्गत। तो यहाँ पे ये नदियां हैं। देखा जाए तो चंबल की ये क्या है, दाहिने हाथ की सहायक नदियां हैं। अब चंबल की बाएं हाथ की सहायक नदियों की अगर हम चर्चा करें तो ये नदी है मेज नदी है जो इसके बाएं हाथ की सहायक नदी है और मेज की सहायक नदी है कुराल। इन सब नदियों की चर्चा करने वाले हैं हम आगे। दूसरी या इनफैक्ट बोल सकते हैं कि चंबल की सबसे प्रमुख सहायक नदी है बनास जो कि राजसमंद से निकलती है, आगे चलकर इस प्रकार से बहती है और सवाई माधोपुर के रामेश्वर घाट में जाकर किससे मिल जाती है, चंबल से मिल जाती है। बनास की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। अगर बनास की सहायक नदियों की बात करें तो इसके बाएं हाथ की प्रमुख सहायक नदी है दाएं हाथ की बेड़च, ठीक है, बेड़च नदी जो इसके दाएं हाथ की प्रमुख सहायक नदी है, उदयपुर से ही निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से, जहां से हमने देखा था मानसी और वाकल नदियां भी निकल रही थी। तो बेड़च है, बेड़च की प्रमुख सहायक नदियां हैं गुजरी, वागन, ये सब इतनी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं है। इधर बनास की प्रमुख सहायक नदी है चंद्रभागा, इसके ऊपर है कोठारी, इसके ऊपर है खारी। खारी मैंने आपको बताया था राजस्थान में 3 नदियां हैं, एक तो जो सांभर झील में गिर रही है आंतरिक प्रवाह की नदी है, एक खारी नदी जो यहाँ जवाई की सहायक नदी है और अरब सागर तंत्र का भाग है और एक खारी नदी है जो कि बनास की सहायक नदी है। इसके आगे चले तो यहाँ है मानसी नदी जिसकी सहायक नदी है बांडी, इधर है मोरेल नदी जिसकी सहायक नदी है ढूंढ, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं बनास की और चंबल की। इन सारी नदियों की चर्चा इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर से मिलेगा। तो शुरू कर लेते हैं चंबल की कहानी शिखा मैम की जुबानी, ठीक है। चंबल नदी की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले, जस्ट अ सेकेंड। चंबल नदी सबसे पहले बात करें इसकी उत्पत्ति स्थल की, कहां से इसकी उत्पत्ति होती है। तो इसकी उत्पत्ति होती है महू। महू एक कस्बा है राजस्थान में, महू कस्बा
जिसका बेसिकली नाम है डॉक्टर अंबेडकर नगर। एग्जाम में आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर नगर भी कहते हैं महू कस्बे को, और ये बेसिकली इंदौर जिले के अंतर्गत है। इंदौर जिला कहां पर? मध्य प्रदेश। यहाँ पर एक पहाड़ी है, जना पाव की पहाड़ी, जहां से ये नदी निकलती है। तो एग्जाम में जैसे कि नए क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो महू तो लगभग सबको याद रहता है, इसी का नाम है डॉक्टर अंबेडकर नगर। ये अगर आपको याद रहेगा तो ये कुछ डिफरेंट चीज हो जाएगी जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो डॉक्टर अंबेडकर नगर के जना पाव की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है और राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? राजस्थान में इसका प्रवेश होता है भैंसरौड़गढ़ से। राजस्थान में प्रवेश भैंसरौड़गढ़। भैंसरौड़गढ़ कहां पर है? बेसिकली चित्तौड़गढ़ जो दो हिस्सों में मिलता है उसका दूसरा हिस्सा कहलाता है भैंसरौड़गढ़, ठीक है। भैंसरौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन कौन से जिलों में बहती है पूछा जाता है, तो जिलों में बहाव कौन कौन से जिलों में है? ऑब्वियसली सबसे पहले तो हो गया चित्तौड़गढ़, ठीक है। दूसरा हो गया कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और आगे धौलपुर। तो 6 जिलों से राजस्थान के ये होकर बहती है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। और इसका समापन कहां पे होता है? समापन या मुहाना इसका है ये इटावा यूपी में। किससे जाकर मिल जाती है? यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? यमुना गंगा की सहायक नदी है। और गंगा अपना जल कहां ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। तो ये बंगाल की खाड़ी नदी का भाग बनती है। अगर हम बात करें इस नदी के अन्य नाम, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अन्य नाम है चर्मणवती। चर्मणवती से कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि स्किन रोग वगैरह ठीक हो जाते हैं जब इसमें नहाया जाता है। इसके अलावा इसे कहा जाता है कामधेनु, ठीक है। कामधेनु एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि किस नदी को कामधेनु कहते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये राजस्थान की इकलौती ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहती है, तो इसे नित्यवाही नदी भी कहा जाता है। तो एग्जाम में इसके जो दूसरे नाम है वो पूछे जाते हैं। तो इसकी उत्पत्ति हो गई, 12मासी नदी है। इसके अन्य नाम हो गए, इसके जिले हो गए, इसका समापन कहाँ होता है ये हो गया। अब इससे बनने वाला अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस पे बनने वाले बांध हैं कि इस पर बांध कौन कौन से हैं। सर्वाधिक बांध वाली नदी है ये, और इस पर मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में बांध है। और जो चंबल घाटी परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है 50-50 वाली, ठीक है। तो इस पर एक बांध कहां पर है? इस पर एक बांध है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, जिसका कि नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध ये कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। और पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश में भी बात करें तो मध्य प्रदेश का जिला है मंदसौर। मंदसौर में स्थित है, जहां पर अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इन पठारों के बीच में है या भानपुरा व मानपुरा के पठारों के बीच में कौन सा बांध स्थित है, ठीक है। तो भानपुरा व मानपुरा पठार के बीच में स्थित है गांधी सागर बांध, मध्य प्रदेश मंदसौर के अंतर्गत, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। इन बांधों की आप चिंता मत करना, जब मैं नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ाऊंगी तो इन बांधों को डिटेल में पढ़ाऊंगी कि कौन सा कब बना था, किस चरण में बना था, ठीक है। ये सारी चीजें की चर्चा हम वहां कर लेंगे। अभी सिर्फ नदी के पर्सपेक्टिव से हम इनको पढ़ रहे हैं कि नदी में कहां से कहां पर ये बांध मिल रहे हैं। जैसे अगर हम नक्शे में बात करें तो आप देख सकते हो कि ये है चंबल नदी, ठीक है। और चंबल नदी में मध्य प्रदेश में कौन सा है स्थित है? गांधी सागर बांध। चित्तौड़गढ़ में स्थित है राणा प्रताप सागर बांध। और कोटा में स्थित है कोटा बैराज और जो है आपका इसमें जवाहर सागर बांध, ठीक है। तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। और अगर हम बात करें राजस्थान में जो सर्वाधिक बड़ा बांध है, या हम बोल सकते हैं कि सर्वाधिक जल भंडारण क्षमता जिस बांध की है वो है राणा प्रताप सागर बांध। कई बार पूछ लिया जाता है सबसे ज्यादा
जल भंडारण क्षमता किसकी है? राणा प्रताप सागर बांध की है, सर्वाधिक जल भंडारण क्षमता। इसके अलावा इससे अगला हम बात करें तो अगला है जवाहर सागर बांध। ये कहां पर है? ये कोटा में है, राजस्थान में। और तीसरा बांध है कोटा बैराज। कोटा बैराज ये भी कहां पर है? कोटा में है। और कोटा बैराज की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला बांध है, इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला बांध कोटा बैराज है। इसके अलावा एक और चीज पूछी जाती है, क्योंकि ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है चंबल, तो इससे बिजली भी उत्पन्न की जाती है। तो तीनों बांधों से यानी गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर से तो बिजली उत्पन्न की जाती है, लेकिन कोटा बैराज से जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि इससे जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको इसकी अलग से याद रखनी कि इससे जल विद्युत उत्पन्न नहीं होती है। तो ये इसके प्रमुख बांध है। बेसिकली जो कोटा बैराज है ये बोला जाए तो सिंचाई बांध है, सिंचाई के पर्पस से बनाया गया है, बाकी बांधों से विद्युत उत्पन्न की जाती है, ये इसका सिंचाई बांध है। ठीक है, इससे सिंचाई हेतु नहरें भी निकाली गई हैं। ठीक है, जल विद्युत इससे उत्पन्न नहीं की जाती है, सिंचाई बांध के लिए नहरें यहाँ से निकाली गई हैं। ठीक है, तो ये हो गई चंबल नदी के बांध। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी और खास बातों की तो ये किन राज्यों में बहती है? तो मध्य प्रदेश से आती है, फिर राजस्थान में बहती है और आगे यूपी में जाके यमुना से मिल जाती है। तो 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। और इसके अलावा ये सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर तक राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सर्वाधिक अवनालिका अपरदन यही नदी करती है। अवनालिका अपरदन क्या होता है अभी बताती हूं मैं आपको। सर्वाधिक अवनालिका अपरदन ये नदी करती है। जब कोई नदी अगर किसी क्षेत्र में बह रही है और उस क्षेत्र में इतना कटाव कर दे कि बहुत बड़ी बड़ी नालियों जैसी दिखने लगे तो उसे हम बोलते हैं अवनालिका अपरदन। जहां की पूरी मिट्टी पूरी चट्टान हट गई हो तो जिन्हें हम राजस्थान में क्या बोलते हैं? बीहड़। तो सर्वाधिक बीहड़ या कंदराओं वाला जो क्षेत्र है वो इसी नदी के अंतर्गत है, बीहड़ व कंदरा। ठीक है, गुफाएं बनती हैं तो ये इसी के अंदर बनती है। बीहड़ बोलते हैं राजस्थान में, या इसे बोला जाता है उत्खात भूमि, बैडलैंड टोपोग्राफी। उत्खात भूमि जो बहुत ही ज्यादा ऊंची नीची हो, बहुत ही ज्यादा प्लेन नहीं हो, लेवल पे नहीं हो, जिससे वहां पे किसी तरह की कृषि क्रिया नहीं की जा सके, डेवलपमेंटल एक्टिविटी ना हो सके, उबड़ खाबड़ सी जमीन हो, उत्खात भूमि है, बीहड़ और कंदरा है। यही वजह है कि सर्वाधिक डाकुओं का स्थान है धौलपुर। ठीक है, जहां पे इसने सबसे ज्यादा अपरदन किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस नदी की तो पूछा जाता है कहां पर ये सबसे ज्यादा चौड़ी है और सबसे ज्यादा गहरी है? तो बूंदी के केशोरायपाटन में, बूंदी के केशोरायपाटन है ना, नाम सुना होगा आपने, आगे हम इसको और भी कई जगह पढ़ेंगे। तो केशोरायपाटन में ये सर्वाधिक गहरी और चौड़ी है। ठीक है, सर्वाधिक चौड़ी और गहरी है, पूछ लिया जाता है आजकल एग्जाम में, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा चौड़ी और गहरी कहां पर है? बूंदी के केशोरायपाटन में है। ठीक है, जो आपका इसका बीहड़ वाला क्षेत्र है आपको पता ही है, इसको डांग कहते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑब्वियसली इसी नदी के किनारे स्थित है कोटा शहर। कोटा शहर इसी नदी के किनारे स्थित है, इसी नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर हैंगिंग ब्रिज भी बनाया जा रहा है। ठीक है, कोटा में हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है चंबल नदी पर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज। ठीक है, ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है यानी पूरा पश्चिम गलियारा है उसके तहत यहाँ पर हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है। तो ये इसकी खास बातें हो गई जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है किसी भी तरीके से घुमा के प्रश्न पूछ लिया जाता है, लगभग यही जो है मुख्य प्रश्न है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदियों की। ठीक है, सहायक नदियों की जब हम चर्चा करेंगे तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे पहले इसके दाएं हाथ की सहायक नदियां देख लेते हैं, फिर बाएं हाथ की देख लेंगे। दाएं हाथ की सबसे पहली सहायक नदी हमें यहाँ दिख रही है पार्वती।
तो सबसे पहले पार्वती की ही चर्चा कर लेते हैं। पार्वती नदी, पार्वती नदी जो है वो कहां से निकलती है? पार्वती नदी राजस्थान में आती है मध्य प्रदेश से, ठीक है। एमपी में इसकी उत्पत्ति होती है, किस पर्टिकुलर जगह से होती है ये आपको जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान में कहां से प्रवेश होता है इसका? राजस्थान में ये प्रवेश करती है बारां से, ठीक है। कहां से प्रवेश करती है? बारां से। और अगर हम बात करें कि ये चंबल से कहां पर मिल रही है, तो चंबल से चंबल से जाकर मिल जाती है ये कहां पर? चंबल से सवाई माधोपुर में मिलती है, ठीक है। तो आपको याद हो गया कहां से आती है, देखो इसको नक्शे में देखोगे जितना ज्यादा याद होगा। ये आ रही है नीचे से, बारां में प्रवेश कर रही है और बारां में प्रवेश करके सवाई माधोपुर में जाके चंबल में मिल जा रही है पार्वती नदी। ज्यादा इससे प्रश्न नहीं बनते, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि किस जगह से राजस्थान में प्रवेश करती है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा स्थान पूछा जाता है कि कहां पे चंबल से जाकर मिलती है। तो दोनों चीजें अपन ने जान ली है। इसके अलावा कुछ कुछ इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं वो देख लेते हैं। सहायक नदियां, लहासी, लहासी पूछा जाता है, लहासी, बैथली, अंधेरी, विलास, ये कुछ इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। बहुत ज्यादा तो एग्जाम में नहीं पूछी जाती, सिर्फ या तो ये पूछा जाता है कि कहां से राजस्थान में प्रवेश करती है, कहां चंबल में मिलती है। दूसरा चंबल की सहायक नदी है। पार्वती नदी भी हमने दो देखी है, एक पार्वती नदी जो उत्तर में बह रही है धौलपुर में और गंभीर में जाकर मिल रही है, बंगाल की खाड़ी में गंभीर के माध्यम से जा रही है। और दूसरी है पार्वती, ये जो चंबल के माध्यम से जा रही है। पार्वती नदी इसकी हम बात करें तो कई बार क्रम से पूछ लेते हैं कि पार्वती, परवन, काली सिंध, आहू, तो इनका पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो इनको आप जरूर से एटलस या नक्शे की सहायता से याद करें। ये नक्शा आपको इस टेलीग्राम, इस पीडीएफ के साथ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके इस नक्शे का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्वती नदी हो गई। अगली नदी है काली सिंध नदी। ये भी उत्पत्ति हो रही है इसकी मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से आने के बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है झालावाड़ में, और आगे जाके कोटा के नोनेरा में जाकर मिल जाती है किससे? चंबल नदी से। तो अगली नदी है हमारी काली सिंध नदी। काली सिंध नदी, काली सिंध नदी, वही उत्पत्ति कहां हुई? उत्पत्ति हुई मध्य प्रदेश में। दूसरा, राजस्थान में कहां से प्रवेश किया? इसने राजस्थान में प्रवेश किया झालावाड़ से, झालावाड़ से। और आगे जाके समापन की हम बात करें तो समापन कहां हो रहा है इसका? समापन हो रहा है काली सिंध का आगे जाके कोटा के नोनेरा में, ठीक है। कोटा के नोनेरा में जाके ये चंबल से मिल जाती है, कोटा के नोनेरा में, ठीक है। चंबल, चंबल से मिल जाती है। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है? सहायक नदियां, सहायक नदियां हैं आहू और परवन, ये मुख्य सहायक नदियां हैं जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनको अभी हम थोड़ा सा देखेंगे भी डिटेल में। इसके अलावा और जो इसकी सहायक नदियां हैं जैसे चंद्रभागा, उजाड़, चौली, ये सारी भी नदियां हैं जिन पे कई बार पूछ लेते हैं, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। उजाड़ फिर भी जो है कई बार पूछ लिया जाता है उजाड़ नदी के बारे में, ठीक है, क्योंकि चंद्रभागा नदी जो है एक बनास की भी सहायक नदी है और एक इसकी भी सहायक नदी है। उजाड़ पूछ लिया जाता है, उजाड़ काली सिंध की सहायक नदी है और जो है ये भी लगभग यही कोटा के आसपास, झालावाड़ के आसपास इसे मिल जाती है। तो ये जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं इसकी, और इससे ज्यादा इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता। एक क्वेश्चन और यहां से बनता है, इस पर स्थित है हरिश्चंद्र बांध। हरिश्चंद्र बांध इस पर स्थित है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हरिश्चंद्र बांध किस नदी पर स्थित है? काली सिंध नदी पर स्थित है। अब इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तो पहले परवन की बात कर लेते हैं। परवन नदी जो कहां से, परवन नदी भी हमने देखा इसके दाहिने हाथ पर मिल रही है ना, तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ये देखो नक्शे में देखा परवन नदी, ये भी जो है मध्य प्रदेश से निकल रही है और झालावाड़ से राजस्थान में एंटर कर रही है। तो परवन नदी, उत्पत्ति, उत्पत्ति वही कहां पे हो गई? एमपी में, और आगे
आगे जाके ये क्या हम बोल रहे हैं, राजस्थान में प्रवेश इसका कहां से हो रहा है, राजस्थान में प्रवेश हो रहा है झालावाड़ से। परवन नदी से मुख्य क्वेश्चन शेरगढ़ वाला पूछा जाता है, ज्यादा इसकी उत्पत्ति वगैरह पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगर हम बात करें कि ये मिलती कहां पर है, इसका समापन कहां पे होता है, तो ये काली सिंध में मिलती है, काली सिंध नदी में मिल जाती है। कहां पर, बारा में मिल जाती है, ठीक है। बारा में जाकर झालावाड़ और बारा में बहती है, बारा में जाकर काली सिंध नदी पर मिल जाती है। इसकी कुछ एक प्रमुख सहायक नदियां हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, झालावाड़ में बहती हैं। जैसे इसकी सहायक नदियां हैं छापी, है ना, छापी, जिसपे छापी परियोजना भी चल रही है। और इसके अलावा निमाज नाम की भी इसकी एक सहायक नदी है, निमाज और छापी इसकी सहायक नदियां हैं। परवन से जो मुख्य क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि जो परवन नदी है ये शेरगढ़ अभयारण्य से होकर बहती है, शेरगढ़ अभयारण्य से होकर बहती है, जहां पर शेरगढ़, जिसे सांपों की शरण स्थली भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शेरगढ़ अभयारण्य को सांपों की शरण स्थली भी कहते हैं। और इसके ऊपर एक दुर्ग भी स्थित है। वैसे तो हम सारे दुर्ग एक साथ पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि किस नदी पर कौन सा दुर्ग है। इस पर स्थित है शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, जिसे क्या कहा जाता है, कोषवर्धन भी कहा जाता है, कोषवर्धन भी कहा जाता है। और ये बनवाया किसने था, शेरशाह सूरी, इन्होंने ये बनवाया था, जिन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड भी बनवाई थी, उन्होंने शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। कहां पर है ये बारा में स्थित है, शेरगढ़ बारा में, ठीक है। और शेरगढ़ अभयारण्य भी जो है पूछा जाता है, परवन नदी जो है यहाँ से होकर गुजरती है, ठीक। तो इससे ज्यादातर जो क्वेश्चन है ये अभयारण्य वाला पूछा जाता है। अगली नदी है, हम बात करें तो आहू नदी, है ना, आहू नदी। आहू नदी को अगर मैप पर देखोगे तो ये रही आहू नदी, इसके बाएं हाथ की सहायक नदी है काली सिंध के, और ये भी मध्य प्रदेश से निकल रही है और झालावाड़ में जाकर काली सिंध में मिल जा रही है, जहां पर गागरौन का किला स्थित है। आहू नदी, आहू नदी, वही उत्पत्ति कहाँ हुई, उत्पत्ति हो गई मध्य प्रदेश में, उत्पत्ति मध्य प्रदेश में, राजस्थान में प्रवेश झालावाड़ से, और झालावाड़ में ही ये क्या कर रही है, गागरौन के किले के पास, है ना, गागरौन के किले के पास। गागरौन का किला जलदुर्ग है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। गागरौन दुर्ग कहां पर है, झालावाड़, जल दुर्ग है ये, चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, यहाँ पर जाकर काली सिंध से मिल जाती है, ठीक है। और ये जल दुर्ग बनता है आहू नदी, ठीक है। तो पूछ लिया था किसकी सहायक नदी है, आहू सहायक नदी है, ये आपकी काली सिंध की, यहाँ बोल सकते हैं चंबल की। इसकी कुछ एक सहायक नदियां भी हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं, पीपलाज है, रेवा है, इतनी इंपॉर्टेंट ये नदियां नहीं है, पीपलाज और रेवा नदी, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इतनी ज्यादा ऐसे नहीं है। तो ये हो गई काली सिंध तक की बात। और इसके अलावा और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट नदी नहीं है जो इससे पूरब की ओर मिलती है। तो अगर हम चंबल को देखें तो चंबल की प्रमुख जो पूरब की सहायक नदियां हैं ये है चंबल, तो चंबल की पूरब की प्रमुख सहायक नदियां ये ही हैं। अब हम पश्चिम की नदियों की बात करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी नदी है जो बामनी है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ इधर की नदियों को देखने के लिए मैप को, जिससे आप इजीली इस मैप को देख पाए, ठीक। तो अभी तक हमने पढ़ ली, सबसे पहले ये रही चंबल, है ना, महू डॉक्टर अंबेडकर नगर से निकलती है और आगे जाके यूपी में किससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। इसकी सबसे पूरब की सहायक नदी पार्वती कहां से आ रही है, मध्य प्रदेश से आ रही है, बारा में राजस्थान में प्रवेश कर रही है और सवाई माधोपुर में किससे मिल रही है, चंबल से। अगली है काली सिंध, झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश कर रही है और कोटा के नोनेरा में किससे मिल रही है, चंबल से। काली सिंध की दो सहायक नदियां, एक तो परवन है, परवन कहां से, राजस्थान में प्रवेश करती है झालावाड़ से और बारा में जाकर इससे मिल जाती है। और आगे है आहू, आहू नदी जो है वो भी झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है और झालावाड़ में ही काली सिंध में मिल जाती है। तो ये पूरब की सहायक नदियां थी। पश्चिम की हम देख रहे हैं, सबसे पहले बामनी देख लेते हैं। बामनी जो नदी है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चूलिया जलप्रपात के नजरिए से है। बामनी नदी, बामनी नदी भैंसरौडगढ़ में ही, चित्तौड़गढ़ में ही उत्पत्ति होती है इसकी, और मतलब भैंसरौडगढ़ में ही, और भैंसरौडगढ़ में ही जाकर ये किससे मिल जाती है, चंबल नदी से मिल जाती है, चंबल नदी से मिल जाती है। बेसिकली अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति है इसकी मेनली हरिपुरा की पहाड़ियां, हरिपुरा चित्तौड़गढ़, ठीक है।
और यहाँ से निकालकर भैंसरौडगढ़ में ये चंबल से मिल जाती है और यहाँ पे बनता है चूलिया जलप्रपात। ठीक है, चंबल जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो लगभग उससे 5 किलोमीटर आगे ही ये नदी इस पे मिल जाती है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कितनी ऊंचाई है? 18 मीटर। ठीक है, तो चूलिया जलप्रपात है इस पे, इसके लिए ही बामनी नदी से क्वेश्चन आता है। बाकी और ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट ये नहीं है। हरिपुरा से निकलती है, सिर्फ चित्तौड़ में बहती है और चंबल में मिल जाती है। तो बामनी नदी हो गई। ठीक है, इससे चूलिया जलप्रपात की खास बात है। अगली जो प्रमुख सहायक नदी है ये है मेज नदी। ठीक है, और इसकी सहायक नदी कुराल। ठीक है, तो इनकी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। मेज नदी की, मेज नदी सबसे पहले वही हम बात करते हैं किसी भी नदी की उत्पत्ति की, तो मेज नदी निकलती है मांडलगढ़, उत्पत्ति मांडलगढ़ भीलवाड़ा से, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ठीक है, मेज नदी निकलती है और ये बेसिकली डायरेक्टली चंबल में जाकर मिलती है। समापन कहाँ होता है इसका? कोटा में, कोटा में जाकर ये चंबल नदी से मिल जाती है। कोटा में चंबल नदी से जाकर ये मिल जाती है। फिर बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो सहायक नदियां कुछ इंपॉर्टेंट है इसकी। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो कुराल है ना। कुराल, पर्टिकुलरली कुराल पे क्वेश्चन नहीं बनता है, मेज नदी की सहायक नदी के तौर पे इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अलावा एक और इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है मांगली। मांगली जो नदी है ये पूछा जाता है, इस पर स्थित है भीमलत जलप्रपात। भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है पूछ लिया जाता है। कौन सी नदी है? मांगली नदी है। और मांगली नदी पर ये जो भीमलत जलप्रपात है ये कहां पर स्थित है? बूंदी में स्थित है, बूंदी, बूंदी जिले में स्थित है। मेज नदी की भी बात करें तो बेसिकली ये भीलवाड़ा और बूंदी में बहती है, आगे जाके कोटा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गई मेज नदी। मेज नदी के आगे ज्यादा कुराल नदी पे क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर इसकी एक और सहायक नदी, जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो है बनास। और बनास जो नदी है इस पे खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बनास इंपॉर्टेंट नदी है। राजस्थान में सबसे पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है बनास नदी। ठीक है, तो बनास नदी की हम चर्चा कर लेते हैं। बनास का नाम भी पूछा जाता है कि इसके नाम का क्या मतलब है? वन प्लस आस। ठीक है, वन प्लस आस, बनास बेसिकली वन की आशा, इसका मतलब है वन की आशा। बनास नदी का बहुत बार पूछा जाता है कि किस नदी के नाम का मतलब है वन की आशा, तो वो है बनास नदी। उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति इसकी होती है खमनौर की पहाड़ी। खमनौर की पहाड़ी कहां पर है? राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ के किले के पास ये नदी निकलती है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। खमनौर की पहाड़ी, राजसमंद से इसकी उत्पत्ति होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ये किन किन जिलों में बहती है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जरा देख लीजिए एक बार नक्शे में ही देखते हैं। बनास नदी राजसमंद से निकली, फिर एंटर कर गई चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ से गई भीलवाड़ा, थोड़ा सा टोंक और अजमेर और टोंक में बहती हुई आगे जाके सवाई माधोपुर के रामेश्वर घाट में किससे मिल जाती है? रामेश्वर घाट में जाकर ये मिल जाती है चंबल नदी से, जहां पर बनता है एक इंपॉर्टेंट त्रिवेणी। एक नदी मध्य प्रदेश से आती है जो यहाँ पे आके मिलती है, अभी मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। तो इसका समापन कहाँ हो रहा है? समापन हो रहा है इसका सवाई माधोपुर के रामेश्वर घाट नामक स्थान है यहाँ पर, जहां पर त्रिवेणी संगम बन रहा है। और इस त्रिवेणी संगम में जाकर ये किससे मिल जा रही है? चंबल नदी से मिल जा रही है। और ये इंपॉर्टेंट त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर मेला भी भरता है। तो कौन कौन सी नदी मिल रही है यहाँ पे? बनास, चंबल और सीप नदी। सीप नदी राजस्थान की नहीं है, सीप नदी है कहाँ की? मध्य प्रदेश की। छोटी सी नदी है, लगभग सूखी रहती है, लोग साइकिल वगैरह चला के आ जाते हैं। मेरा खुद आंखों देखा हुआ ये वर्णन है। शायद आपने अगर वीडियो देखे होंगे मेरे चैनल पे, पीएस कॉर्नर चैनल पे, तो आपको मैंने एक क्लिप भी शेयर की होगी जो कि त्रिवेणी संगम की क्लिप है। आप देख सकते हो, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको
दिख जाएगी। तो बनास, चंबल और सीप नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर पे बनता है। और इम्पोर्टेंट ये जगह है, लगभग यहाँ पे स्नान करना पवित्र माना जाता है। ठीक है, तो रामेश्वर घाट में ये किससे मिल रही है? चंबल से मिल रही है। इंपॉर्टेंट है, तीनों सवाई माधोपुर में है ये जगह। ठीक है, समापन, उत्पत्ति, ये इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करें जिलों की, तो किन किन जिलों में ये बहती है, तो जिलों की चर्चा कर लेते हैं। अभी हमने देखा ही, सबसे पहले ये निकलती है कहां से? शुरू होती है राजसमंद से, राजसमंद से आगे ये चली जाती है चित्तौड़गढ़, है ना। चित्तौड़गढ़ से आगे ये जाती है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से आगे ये जाती है अजमेर, अजमेर से आगे ये जाती है टोंक, और टोंक से आगे ये जाती है सवाई माधोपुर। 6 जिलों में ये नदी बहती है। अगर हम बात करें, इस नदी पर टोंक में एक प्रमुख बांध स्थित है जिसका नाम है बीसलपुर बांध। पूछा जाता है किस नदी पर स्थित है, तो बीसलपुर बांध स्थित है बनास नदी के ऊपर। बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा टोंक नदी में, ये जो नदी है टोंक जिले में सर्पाकार आकृति में बहती है, सर्प के रूप में बहती है, सर्पाकार आकृति में ये नदी बहती है। बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि सर्पाकार आकृति में किस नदी, किस जिले में बहती है? टोंक जिले में बहती है। इसके अलावा हम बात करें कि चंबल, बनास नदी पर टोंक जिले में तो बीसलपुर बांध है, और सवाई माधोपुर में बात करें तो इस पर स्थित है ईसरदा बांध। कौन सा बांध स्थित है? ईसरदा बांध स्थित है सवाई माधोपुर में स्थित। ईसरदा एक यहाँ पर छोटा सा गांव भी है, वहीं पर ईसरदा बांध स्थित है, इस पर बनास नदी के ऊपर। तो 2 प्रमुख बांध है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भीलवाड़ा में, इसमें एक और जो है त्रिवेणी संगम बनता है भीलवाड़ा में। सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम जो है बनास में ही बनते हैं। भीलवाड़ा में कौन कौन सा त्रिवेणी संगम बनता है, जरा देखिए मैप में। अगर हम देखें भीलवाड़ा में, कहां गया ये रहा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में इससे एक प्रमुख नदी मिलती है कोठारी, है ना। ऐसे तो बहुत सारी नदियां मिलती हैं। भीलवाड़ा में अगर हम बात करें तो भीलवाड़ा में यहाँ पे मांडलगढ़ के बीगोद में त्रिवेणी संगम इसमें बनता है। इसकी चर्चा चलो हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है, उस नदी के साथ ही चर्चा कर लेंगे। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, ठीक है, सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल, और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। ठीक है, एग्जाम में दोनों ही तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा हम बात करें बीसलपुर बांध की, हमने चर्चा कर ली। आगे इस बांध की और हम चर्चा करेंगे जब बहुउद्देशीय परियोजनाओं की चर्चा करेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं इस नदी से संबंधित हैं। अब इसकी सहायक नदियों की चर्चा कर लेते हैं, जहां पर हम और चीजों की भी, ये सबसे पहले स्थित है यहाँ पर बेड़च नदी। इसकी दाहिने हाथ की प्रमुख सहायक नदी है बेड़च नदी। ठीक है, जिसकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं वागन, गुजरी। बेड़च जो है उदयपुर से निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी। उत्पत्ति कहां से हो रही है? गोगुंदा की पहाड़ियों से निकल रही है। कहां पर? उदयपुर में, जहां से मानसी और वाकल नदियां भी निकल रही थी। हमने देखा था फुलवारी की नाल से सोम, मानसी, वाकल नदियां निकली थी जो अरब सागर नदी तंत्र का भाग थी। यहाँ पर गोगुंदा की पहाड़ी से, उदयपुर से निकल रही है बेड़च नदी। और बेड़च नदी की खास बात यह है कि ये उदय सागर झील तक बेड़च कहलाती है, सॉरी आयड़ कहलाती है, आयड़ नदी कहते हैं। फिर ये उसके बाद उदय सागर झील में गिरती है। कहां पर है? उदयपुर में स्थित है, और उसके आगे इसका नाम हो जाता है बेड़च। ठीक है, तो पूछा जाता है कि किस झील में गिरने के बाद इसका बेड़च नाम हो जाता है, या इस नदी को शुरुआत में क्या कहते हैं? आयड़ कहते हैं। और इसी के किनारे स्थित थी आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता जो आप इतिहास में पढ़ते हो, उदयपुर में स्थित है, और ये इसी नदी के किनारे स्थित थी आहड़, जिसके इस नदी के नाम पर ही इसका नाम पड़ा था आयड़, आहड़।
इसके बाद अलावा हम बात करें जिसकी मैं अभी बता रही थी ना, भीलवाड़ा में यहाँ पर एक बन रहा है जो जिसको हम बोल रहे हैं त्रिवेणी संगम, ठीक है। तो वो कहाँ पे बन रहा है? त्रिवेणी संगम। समापन इसका होता है भीलवाड़ा। बीगोद कहाँ पर है? मांडलगढ़ तहसील में है। मांडलगढ़ तहसील किसकी? भीलवाड़ा की। तो बीगोद और मांडलगढ़ दोनों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर बनता है एक त्रिवेणी संगम में कौन कौन मिल रहा है? बनास, बेड़च और मेनाल। बनास, बेड़च और मेनाल, ये तीनों नदियां मिल जाती हैं कहां पर? बीगोद भीलवाड़ा में, जहां पर ये त्रिवेणी संगम बनता है। ये है बनास नदी, बेड़च नदी, और बेड़च नदी यहाँ चित्तौड़गढ़ से आगे निकलकर भीलवाड़ा में किससे जाके मिल जाती है? ये मिल जाती है बनास नदी से। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा 3 जिलों में ये बहती है और त्रिवेणी संगम भी ये बनाती है। तो बेड़च नदी इंपॉर्टेंट है। इसके किनारे कौन सी सभ्यता थी? इसके किनारे सभ्यता थी, बेड़च नदी के किनारे आहड़ सभ्यता। तो पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी है? आहड़ सभ्यता है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियां इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदियों की। तो वागन, गुजरी, ये कुछ इसकी सहायक नदियां हैं जो एग्जाम में ज्यादातर तो नहीं पूछी जाती है ना। वागन, गुजरी, और एक इसकी सहायक नदी है जो है गंभीरी। जो गंभीरी नदी है, बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर स्थित है मेसा का पठार। और मेसा का पठार पर आपको पता है कौन सा किला स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है मेसा के पठार पर। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन सी नदी है? बेड़च और गंभीरी, इन दोनों नदियों से घिरा हुआ है मेसा का पठार, और इस पर स्थित है चित्तौड़गढ़ नदी। ये है गंभीरी नदी। एक जो हमने पढ़ी थी भरतपुर वाली वो थी गंभीर नदी, ये है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी बहती है चित्तौड़गढ़ में, और गंभीर नदी उधर करौली और भरतपुर साइड बहती है। तो बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर स्थित है मेसा का पठार, जिस पर क्या स्थित है? जिस पे स्थित है आपका ये चित्तौड़गढ़ का किला। इसके अलावा घोसुंडा बांध बना हुआ है इस पर, चित्तौड़गढ़ के अंदर घोसुंडा बांध पूछ लिया जाता है कई बार कहां पर स्थित है। तो घोसुंडा बांध है चित्तौड़गढ़ में, इसी नदी के ऊपर स्थित है। ठीक, तो ये हो गई सारी बेड़च की बातें, है ना। और इससे अगली जो नदी है इंपॉर्टेंट, बनास की सहायक नदियां, वो बाएं हाथ की सहायक नदी है, जिनमें मुख्य रूप से है कोठारी नदी। कोठारी नदी से लगभग एक ही फिक्स क्वेश्चन है जो बनता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। कोठारी नदी, एक तो इस पे बनता है सभ्यता। कौन सी सभ्यता है इस नदी के ऊपर? तो बागौर सभ्यता है, ठीक है। बागौर सभ्यता कौन सी नदी के ऊपर है? भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के ऊपर। दूसरा इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रीन माउंट पार्क का। ग्रीन माउंट पार्क जो है वो कोठारी नदी, ग्रीन माउंट पार्क स्थित है मेजा बांध के ऊपर, और मेजा बांध जो है वो कोठारी नदी पर स्थित है। तो इसको जो है ग्रीन माउंट बांध भी कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। आजकल अक्सर लगभग फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है ये, बार बार राजस्थान के एग्जाम में पूछा जा रहा है। ग्रीन माउंट पार्क, ठीक है। ग्रीन माउंट पार्क जो है वो किस पर स्थित है? कोठारी नदी पर स्थित है। कोठारी नदी की हम बात करें तो कोठारी नदी पर बना हुआ है मेजा बांध, और मेसा बांध के पीछे या हम बोल सकते हैं इसकी पार को ग्रीन माउंट पार्क कहते हैं, जहां पर ये स्थित है। उत्पत्ति की बात कर ली तो उत्पत्ति इसकी हो रही है दिवेर की पहाड़ियों से, दिवेर राजसमंद से, ठीक है। दिवेर राजसमंद से इसकी उत्पत्ति होती है, और आगे जाकर ये किसकी सहायक बन रही है? ये सहायक नदी बन रही है बनास की, ठीक है। जनरली कहाँ जाके मिल जाती है? भीलवाड़ा में मिल जाती है। मांडलगढ़ से थोड़ा पहले ही ये मिल जाती है बनास नदी से, जहां पर ये हम बात कर रहे हैं ना मेजा बांध बना हुआ है। तो भीलवाड़ा में ये बनास नदी से मिल जाती है, ठीक है। बनास की सहायक नदी है कोठारी नदी, ठीक है। कोठारी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और बस इससे क्वेश्चन जनरली बागौर सभ्यता का पूछा जाता है या मेसा बांध का पूछा जाता है। अगली सहायक नदी हम देख लेते हैं कौन सी है। अगली सहायक नदी है खारी। खारी की हम बात करें तो यहां पर भी एक त्रिवेणी संगम बनता है। अभी मैं बताती हूँ आपको खारी नदी। खारी नदी, फिर वही खारी नदी की हम बात करें तो वही उत्पत्ति है। उत्पत्ति कहां हो रही है इसकी? बिजराल ग्राम की पहाड़ियां, बिजराल ग्राम की पहाड़ियां, राजसमंद, ये भी कहां से निकल रही है?
राजसमंद से निकल रही है, बिजरार ग्राम की पहाड़ियों से। आप देख सकते हो खारी नदी यहाँ राजसमंद से निकल रही है, आगे भीलवाड़ा में बहते हुए अजमेर को टच करती है और आगे जाकर ये टोंक में किससे मिल जाती है, बनास नदी से मिल जाती है। समापन की बात करें तो समापन कहाँ होता है, टोंक में। टोंक में त्रिवेणी बन रहा है, त्रिवेणी कौन सा है, बनास, डाई और खारी। ये तीन नदियां जाके मिल जाती हैं टोंक में, और जहां पे इस नदी का संगम हो जाता है किससे, बनास नदी से हो जाता है। पर्टिकुलरली हम बात करें टोंक के कहां पर, तो टोंक के देवली में ये संगम होता है बनास, डाई और खारी नदियों का। ठीक है, तो त्रिवेणी संगम पूछा जाता है। खारी नदियां तीन है ही, मैंने आपको बता ही दी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नदी नहीं है, सिर्फ त्रिवेणी संगम के नाम पे पूछी जाती है। ठीक है, अगली सहायक नदी है इसकी, ऊपर थोड़ा चलेंगे तो ये बांडी और माशी नदियां हैं, ये भी टोंक में आकर मिल जाती है और लगभग इसे भी त्रिवेणी संगम माना जाता है। बनास, बांडी और माशी नदी। माशी नदी की चर्चा कर लेते हैं, माशी है ना, माशी नदी तो बेसिकली वही त्रिवेणी संगम वाली बात है। उत्पत्ति कहां से हो रही है, लगभग ये आती है किशनगढ़ से, उत्पत्ति किशनगढ़ अजमेर है ना, और टोंक में जो है ये जाके मिल जाती है त्रिवेणी संगम में। टोंक के निवाई में ये त्रिवेणी बनता है, बनास, बांडी और माशी का, बनास, माशी और बांडी नदी। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। त्रिवेणी संगम बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिवेणी संगम से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो टोंक लगभग टोंक शहर के पास है, बीसलपुर के पास ही ये नदियां मिल जाती हैं, तो इसकी सहायक नदी कौन सी होगी, बांडी नदी। अगली हम बात करें, अगली प्रमुख सहायक नदी है इसकी, ऊपर आ रही है मोरेल। मोरेल नदी की हम बात करें तो लगभग जयपुर के आसपास से निकलती है, और इसकी एक और सहायक नदी है ढूंढ। ठीक है, तो ढूंढ ऐसे पूछा जाता है किसकी सहायक नदी है, तो मोरेल नदी की बात करें, मोरेल नदी जो है उत्पत्ति होती है इसकी चैनपुरा की पहाड़ियां, चैनपुरा की पहाड़ियां जयपुर से इसकी उत्पत्ति हो जाती है ना। और अगर हम मोरेल की बात करें तो मोरेल पर बांध पे क्वेश्चन आता है कि मोरेल बांध जो है वो कहां पर स्थित है, तो मोरेल बांध स्थित है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर और लगभग दौसा की सीमा के निकट पड़ता है, मोरेल नदी पर स्थित है मोरेल बांध। सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, मोरेल बांध पूछ लिया जाता है कहां पर स्थित है, डायरेक्टली यही क्वेश्चन बनता है, और कोई ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं है। मोरेल बांध, ठीक है, और इसकी समापन यहीं पर हो जाता है सवाई माधोपुर में। किससे जाके मिल जाती है, बनास से जाकर मिल जाती है। समापन लिखें तो लिख लीजिए, समापन सवाई माधोपुर में बनास नदी में जाकर मिल जाती है। सहायक नदियां, इसकी प्रमुख सहायक नदी है ढूंढ। ठीक, कई किताबें कहती है कि ढूंढ नदी जो है वो सांभर झील में गिरती है, पर ये अगर ये वाली ढूंढ नदी है तो ये तो किसकी सहायक नदी है, ये सहायक नदी है मोरेल की। ठीक, तो वो गलत है, अगर यही ढूंढ है तो 5 नदियां सब बताते हैं कि सांभर झील में गिरती है, लेकिन 5वीं नदी का नाम कहीं भी सही से नहीं मिलता है, तो वो मैंने आपको बताया भी था, वो प्रॉब्लमेटिक चीज है। ठीक है, ढूंढ नदी लगभग जयपुर से ही निकलती है और इसमें मिल जाती है। इसके अलावा और इसकी कौन सी सहायक नदी रह गई भाई हमारी, ठीक है, मोरेल हो गई, तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो इसमें मिलती जाती हैं, और एग्जाम में लगभग यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, और इसमें लगभग हमने ज्यादातर एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश की है जो एग्जाम में पूछी जाती है और पूछ ली जा सकती है। तो अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी है तो इनको जरूर से लाइक एंड शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन दबा के रखें जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाए। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, फीडबैक सजेशन दे सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।